Good afternoon to all. Myself Manish Singh, lecturer, Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we are discuss about compaction and consolidation. Compaction and consolidation are very important topic in civil engineering, and this lecture will be very helpful for a better understanding of compaction and consolidation for civil engineering student. So let's begin. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉम्पेक्शन क्या है। कॉम्पेक्शन को अगर हम टेक्निकल टर्म से हटा के नॉर्मली तरीके से भी देखें तो कि ये क्या होता है कि सिंपल ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक होती है जिसमें हम सोइल को डेंसिफाई करते हैं थ्रू एक्सटर्नल कॉम्पेक्टिव एफर्ट। मतलब कहने का क्या है कि जैसे कि हमारा कोई भी सॉइल है, ठीक है, कोई भी सॉइल सैंपल है, तो उस सॉइल सैंपल को हम कॉम्पेक्टिव एफर्ट लगा के मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से या फिर किसी भी लोड एप्लीकेशन ऑफ लोड लगा के हम क्या कर रहे हैं, उस सोइल को डेंसिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। और जिससे क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड है जो कि उसकी लूज कंडीशन में था, वो कैसी कंडीशन में आता है, डेंस कंडीशन में आया था, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोड को बाद में बियर कर सकता है आफ्टर डेंसिफिकेशन। तो बेसिकली कॉम्पेक्शन अगर हम सिंपल उस भाषा में बात करें तो ये क्या है, डेंसिफिकेशन प्रोसेस है जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड लोड की वजह से किया जाता है। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो है जो आपके ब्राउन वाले हैं ये हमारे क्या है, सोइल के पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच क्या है, ये हमारा वॉइड्स है। अब इस पे क्या है कि जब इसको वाटर इसमें मिलाया जाएगा और वाटर मिलाने के बाद हम क्या कॉम्पेक्टिव एफर्ट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि जो पानी होगा वो बेसिकली वॉइड्स जो है हमारे खाली वॉइड्स उनमें चला जाएगा, और उसके बाद जो है हमारे ये वॉइड्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इस पिक्चर के कंपैरिजन में आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो कॉम्पेक्टिव एफर्ट है वो काफी ज्यादा है। ठीक है। और इसमें डेंसिफिकेशन ऑफ सोइल मास हमारा हो गया है, तो इसमें जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आ गए हैं। ठीक है। जिससे क्या है कि हमारी सोइल की बियरिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है, ठीक है, कॉम्पेक्शन से। तो कॉम्पेक्शन ऑफ सोइल का जो डेफिनेशन है वो बेसिक मीन्स क्या है कि हम डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और एयर वॉइड्स को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कॉम्पेक्शन ऑफ सोइल इज ए प्रोसेस ऑफ डेंसिफिकेशन ऑफ सोइल मास टू एक्सपुल्सन ऑफ पोर एयर इन दी वॉइड्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड। यानी कि लोड लगाने से जो हमारा सोइल का मास है उसके जो वॉइड्स में एयर भरी हुई है वो बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सोइल मास है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। और वॉल्यूम डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे सोइल के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के ज्यादा पास पास आ जाते हैं। और ज्यादा पास आने की वजह से क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में उनकी डेंसिटी क्या है, उनकी डेंसिटी बढ़, दैट मीन उनका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। और आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। और तो जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कॉम्पेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं बेसिकली। और वॉल्यूम में चूंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो तो कांस्टेंट होता है सॉलिड पार्टिकल्स का सॉइल में, तो जो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है वो एयर वॉइड्स के वॉल्यूम में डिक्रीमेंट की वजह से ही होता है। ठीक है। It is the densification of soil by application of mechanical energy which occurs when soil particles are pressed together reducing pore space between them। वही बात कहना चाह रहे हैं कि जब आप मैकेनिकल एनर्जी उस पर अप्लाई करेंगे तो सोइल मास का क्या होगा, डेंसिफिकेशन होगा। सोइल मास का डेंसिफिकेशन होने की वजह से सोइल मास का डेंसिफिकेशन होने की वजह से कैसे क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो सोइल के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ठीक है। और वो जब पास पास आएंगे तो जो खाली जगह होगी उसका जो स्पेस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद डेफिनेशन हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सोइल कॉम्पेक्शन इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ मैकेनिकली इंक्रीजिंग द डेंसिटी बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम ऑफ एयर। अब जैसे कि ये यहाँ पे दो सोइल मास है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे इस पे आपने लोड अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो W T1/V T1 होगी। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा, इस सोइल को कंप्रेस कर दिया, बेसिकली इसको कॉम्पैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सॉलिड वही है, वाटर वही है, लेकिन जो एयर है
अब यहाँ पे एयर का वॉल्यूम ये था और यहाँ पे एयर का वॉल्यूम सिर्फ इतना ही बचा है। इसका मतलब जो इतना है डेल्टा वी जो वॉल्यूम है वो आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, यानी कि वो रिड्यूस क्यों हुआ है कि जो इस वॉइड्स में एयर भरी हुई थी वो बाहर एक्सपेल्ड हो गई। सारी एक्सपेल नहीं हुई है, लेकिन कुछ एयर हमारी बाहर एक्सपेल्ड आउट हो गई। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम रिड्यूस कर गया, और वॉल्यूम रिड्यूस कर गया तो हमारी डेंसिटी बढ़ गई। तो जो सोइल सैंपल 1 है और सोइल सैंपल 2 है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि सोइल सैंपल 2 जो है हमारा कॉम्पैक्टेड सोइल है, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोइल सैंपल 1। तो कॉम्पेक्शन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो कॉम्पेक्शन का जो सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट होता है, जो कि कंसोलिडेशन का भी होता है, वो होता है कि फ्यूचर सेटलमेंट को हम रिड्यूस कर सकें। फ्यूचर सेटलमेंट यानी कि अभी क्या स्टार्टिंग में सेटलमेंट नहीं आएगा, लेकिन फ्यूचर में जब आफ्टर कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट आ सकता है जो काफी ज्यादा डेंजरस होंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हमारा कंस्ट्रक्शन बन चुका होगा ना, उस केस में हमारी बिल्डिंग बन चुकी होगी। ठीक है, तो उस फर्दर सेटलमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही कॉम्पेक्शन कर लेना, कि जितना सेटलमेंट हो सकता है उसको पहले ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉम्पेक्शन से क्या होता है कि शेयर स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जिससे कि हमारी उस जो सोइल है उसकी शेयरिंग कैपेसिटी, उसका शेयर फेलियर होने के चांसेस काफी घट जाते हैं। डिक्रीज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी ये होता है कि जो हमारा सोइल सैंपल में वॉइड्स है, तो जो उनमें इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होते हैं उनके थ्रू हमारा वाटर सीप्स करता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि जो खाली जो इस वॉइड स्पेस है वहां पे हम सॉलिड के पार्टिकल्स को ले जाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या है कि हमारे इस केस में क्या होता है कि हम जो वॉइड्स हैं उनको डिक्रीज कर देते हैं, और वॉइड्स के डिक्रीज होने की वजह से परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो खाली जगह है, जो वॉइड्स स्पेस था, वहां पे क्या आ गए, वहां पे आपके पार्टिकल्स आ गए अब। ठीक है, इंक्रीज लोड बेरिंग कैपेसिटी। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम कॉम्पेक्शन अच्छे से करते हैं तो हमारी जो सोइल होती है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है। प्रिवेंट फ्रोस्ट डैमेज, तो जो फ्रोस्ट डैमेज होता है उसको वो भी रुकता है, और हमारी सोइल मास की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। और इसके अलावा जो इसमें स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, स्वेल कर सकती है, यानी कि पानी के केस में आने पे वो स्वेल कर सकती है, और पानी के निकल जाने पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे क्ले के केस में जनरली होता है। तो उसके चांसेस को भी रिड्यूस कर देता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे जो कि सोइल कॉम्पेक्शन को अफेक्ट करते हैं। मेनली 4 फैक्टर होते हैं: सोइल टाइप, वाटर कंटेंट, कॉम्पेक्शन एफर्ट रिक्वायर्ड, दैट मींस एनर्जी, और कॉम्पेक्शन मेथड्स। तो वन बाय वन करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो जो कॉम्पेक्शन ऑफ सोइल है वो टाइप ऑफ सोइल पर डिपेंड करता है। जनरली क्या होता है कि जो कोर्स ग्रेन्ड सोइल होती है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सोइल। कोर्स ग्रेन्ड सोइल जैसे ग्रेवल सैंड हो गया, फाइन ग्रेन्ड सोइल जैसे कि आपका सिल्ट और क्ले हो गया। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन मिलाएंगे कोर्स के अंदर, ठीक है, अब जैसे कि दो आपके टाइप की सोइल है, ठीक है, तो उन दोनों सोइल में एक में तो आपने स्मॉल क्वांटिटी आपने फाइन मिलाए और एक में नहीं मिलाए, तो उस केस में क्या होगा कि जिस सोइल के साथ आपने स्मॉल क्वांटिटी फाइन्स मिलाए हैं, तो क्या क्या है कि हमारा जो कोर्स ग्रेन्ड सोइल होती है उसमें जो वॉइड्स का स्पेस होता है वो काफी बड़ा होता है। तो फाइन जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो फाइन ग्रेन्ड है, वो उसके अंदर आ जाता है, और उसके अंदर आने की वजह से जो हमारा वॉइड्स स्पेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो रिड्यूस होने की वजह से कहता है कि हमारा जो सोइल सोइल होती है ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी डेंसिटी मिलती है, हायर डेंसिटी मिलती है। तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है, विद द एडिशन ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन्स टू कोर्स ग्रेन्ड सोइल, दिस सोइल अटेन टू हायर डेंसिटी फॉर द सेम कॉम्पैक्टिव अफोर्ट। यानी कि आपने जो कॉम्पेक्शन एनर्जी लगाई है वो तो सेम ही लगाई है, लेकिन अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन्स उसमें मिलाए हैं तो उस केस में आपको हायर डेंसिटी मिलेगी। लेकिन जितनी हमारी फाइन्स की रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज्यादा आप फाइन उसमें मिला दे रहे हैं तो उस केस में हमारी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज भी कर जाती है। एक बात और भी है कि जो वेल ग्रेडेड सोइल सैंड होती है, वेल ग्रेडेड सैंड का मतलब होता है कि वो वाली सैंड जिसमें सारे टाइप्स के पार्टिकल हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, जिसमें कि हमारे वेल ग्रेडेड का मतलब है कि उसमें सारे साइजेस के, सारी वैरायटी के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। तो वेल ग्रेडेड सेंड अटेन ए मच हायर डेंसिटी देन ए पुअरली ग्रेडेड सोइल। देखो मैं वो यही कहना चाह रहा है कि जो वेल ग्रेडेड सोइल होती है उसमें ज्यादा ड्राई डेंसिटी होगी एज कंपेयर टू पुअरली ग्रेडेड सोइल, क्योंकि उसमें जो वॉइड स्पेस होता है वो क्या होता है वहां पे
काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे साइज के पार्टिकल होंगे, तो जो बड़े साइज के पार्टिकल्स के बीच खाली जगह होती है उनमें छोटे साइज के पार्टिकल आके फिट हो जाएंगे, तो हमें जगह उतनी नहीं मिलेगी, तो सेटलमेंट के उतने चांसेस होंगे नहीं। ठीक है। और यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो कोहेसिव सोइल होती है उसमें ज्यादा एयर वॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि लोअर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू कोहेजन लेस सोइल। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि एयर वॉइड्स काफी ज्यादा होते हैं, तो आप कितना ही उसको कम कर लें, लेकिन एयर वॉइड्स वहाँ पे काफी ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमें ड्राई डेंसिटी क्या मिलती है, लोअर मिलती है। तो हैवी क्ले ऑफ वेरी हाई प्लास्टिसिटी हैव वेरी लो ड्राई डेंसिटी एंड वेरी हाई ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसमें ये कहना चाहता है कि जो हैवी क्ले है, जो आपकी हैवी क्ले है जिसमें प्लास्टिसिटी काफी ज्यादा है, दैट में वाटर एफिनिटी काफी ज्यादा है, तो उस केस में क्या है कि उसकी जो ड्राई डेंसिटी थी वो लो होती है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इस फिगर से आप देख सकते हैं कि देखो, जो वेल ग्रेडेड है वन वेल ग्रेडेड को दिखा रहा है, लो प्लास्टिक सिल्ट को दिखा रहा है टू, लो प्लास्टिक क्ले को दिखा रहा है थ्री, और लो हाई प्लास्टिक क्ले को दिखा रहा है फोर। तो जो वेल ग्रेडेड है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, वाटर कंटेंट कम होगा। टू नंबर पे क्या है कि लो, यानी कि जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ रही है उसी तरीके से उसकी डेंसिटी भी कम हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हाईली प्लास्टिक है तो उसकी डेंसिटी काफी कम होती है, क्योंकि वाटर कंटेंट वहां पे काफी ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि कॉम्पेक्शन को अफेक्ट करता है, वो होता है वाटर कंटेंट। तो हमारा जो लो वाटर कंटेंट पे हम जानते हैं कि सोइल हमारी स्टिफ होती है और उसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कॉम्पेक्शन के, यानी कि अगर इस टाइप की सोइल जिसमें आपका वाटर कंटेंट कम है, अगर आप उसको कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो जैसे ही हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो सोइल पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, लुब्रिकेट हो जाते हैं, और सोइल पार्टिकल ज्यादा लुब्रिकेट होने की वजह से क्या है कि वो मोर वर्केबल हो जाते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा पास आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन ड्राई डेंसिटी हमारी की, जिसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम वाटर मिलाते जा रहे हैं, कॉम्पेक्शन करते जा रहे हैं, हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ती है। तो जिस वाटर कंटेंट पे हमें हमारी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और उस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट हमें मिलता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरीके से हमारा क्या है कि हम वाटर कंटेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये पीक आ गया, यहाँ पे हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलेगी, यानी कि हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि 100% कॉम्पेक्शन हमारा हो गया, सारी हमने जो एयर है वो बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दी है। इसके बाद अगर हम फर्दर मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारी ड्राई डेंसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। इसके बाद है अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्शन, कितना अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्शन हम उस पर लगा रहे हैं। तो अगर हम कॉम्पेक्टिव एफर्ट को इंक्रीज करते हैं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा डिक्रीज कर जाता है और ड्राई डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि वही वाली चीज है कि जो हमारे टेस्ट होते हैं इसमें मॉडिफाई प्रोक्टर और स्टैंडर्ड प्रोक्टर, उसमें हमने देखा भी था कि अगर हम कॉम्पेक्टिव एफर्ट ज्यादा लगाते हैं तो उस केस में हमारा ड्राई डेंसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों कर्व है हमारे, ये स्टैंडर्ड प्रोक्टर का है, ये मॉडिफाई प्रोक्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि हमने क्या करा कि कॉम्पेक्टिव एफर्ट यहाँ पे ज्यादा लगाया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो घट गया लेकिन ड्राई डेंसिटी हमारी इंक्रीज कर गई। ठीक है, मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे ड्राई डेंसिटी हमारी अचीव नॉट ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ कॉम्पेक्टिव एफर्ट, मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो जैसे कि इसमें नीडिंग एक्शन हो गया, डायनेमिक एक्शन हो गया, स्टैटिक एक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कि हार्वर्ड मिनीट्योर कॉम्पेक्शन टेस्ट हो गया, इसमें सॉइल कॉम्पेक्टेड बाय नीडिंग एक्शन एंड देयरफॉर द कॉम्पेक्शन कर्व ऑब्टेन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कन्वेंशनल टेस्ट। ठीक है, तो उससे हमारे अलग होंगे। लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन में क्या है कि हम जो टेस्ट करते हैं बेसिकली दो टाइप के हमारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के हमारे टेस्ट होते हैं। तो एक तो पहला हो गया हमारा प्रोक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया हमारा, प्रोक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट। तो प्रोक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट में क्या है कि भाई द लेबोरेटरी टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सॉइल की ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के बीच रिलेशनशिप को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कॉम्पेक्शन एनर्जी आप जानते हैं, अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हम सॉइल मास पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हमारा, इसमें दो टाइप के टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाई प्रोक्टर टेस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये एक हैमर है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा ये आपका क्या है, मोल्ड है, इसमें नीचे वाले को मोल्ड हो गया और ऊपर वाले को कॉलर बोलते हैं, नीचे में हमारी बेस प्लेट होती है। ये प्रोक्टर कर्व होता है, जैसे कि हमने दिखाया था कि जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाकर कॉम्पैक्ट एफर्ट बढ़ाते हैं तो हमारी ड्राई डेंसिटी बढ़ती जाती है और एक टाइम के बाद डिक्रीज होने जाती है। और इस फॉर्मूले की मदद से हम ड्राई डेंसिटी को निकालते हैं, जहाँ पे गामा का मतलब है बल्क यूनिट वेट और डब्ल्यू का मतलब है मॉइस्चर कॉन्टेंट। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक से डिफरेंस है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट में हाइट ऑफ फ्री फॉल होती है वो 305 mm होती है और मॉडिफाई में 450 mm होती है। इसमें नंबर ऑफ हैमर जो है, नंबर ऑफ मतलब हैमर जो हम ड्रॉप करेंगे, जितनी बार हैमर ड्रॉप करेंगे 25 करेंगे। और इसमें भी हम कितना करते हैं, मतलब जो यहाँ पे जो हैमर का जो सॉरी वेट जो होता है हैमर का वो 25 न्यूटन होता है और यहाँ पे 45 न्यूटन होता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 2.5 kg 4.5 kg। यहाँ पे नंबर ऑफ बिलोज पर लेयर कितना होता है 25, यहाँ पे 25। इसमें मोल्ड को 3 लेयर्स में फिल करते हैं, इसमें मोल्ड को 5 लेयर्स में फिल करते हैं। मोल्ड साइज हम जनरली 945 या फिर 1000 ml तक भी ले सकते हैं, सीसी तक ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे कर्व्स आ गए, एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोक्टर हो गया, एक ये हमारा मॉडिफाइड प्रोक्टर हो गया। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फॉर इफेक्टिव कॉम्पेक्शन के लिए अगर हम रोलर को यूज कर रहे हैं तो उसमें सी फूड रोलर हो गया, सी फूड रोलर में हो गया हमारा सिल्टी सॉइल के लिए, स्मूथ व्हील रोलर क्रस्ट रॉक के लिए, प्नeumatic टायर रोलर हो गया हर टाइप की सॉइल के लिए, रेमर्स हो गए कन्फाइंड जोन में, वाइब्रेटर्स हो गए ग्रेवल और सैंड के लिए। अब नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन। तो जैसे कि कॉम्पेक्शन में क्या हुआ था, हमने कि क्या करा, कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाया और कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाने के बाद क्या हुआ कि जो वॉइड्स में एयर भरी थी वो एक्सपेल्ड आउट हो गई, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और सोइल का डेंसिफिकेशन हो गया। इसी प्रोसेस को जैसे कि हमने कॉम्पेक्शन बोला, इसमें सेम चीज है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड द पोर वाटर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द voids and the volume of soil mass is decreased. This process are known as consolidation. तो consolidation में क्या है कि due to expulsion of pore air from the voids, ठीक है, तो इस केस में हमारी जो सोइल है वो कंप्लीटली पहले सेचुरेट होनी चाहिए, यानी कि जब तक हमारे वॉइड्स पूरे वाटर से नहीं भरे होंगे तब तक उसमें वाटर पानी कैसे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब तक पानी बाहर नहीं निकले तब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा। तो कंसोलिडेशन में क्या है कि द सॉइल इज लोडेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्ट्रक्चर, द वॉल्यूम ऑफ सोइल मास डिक्रीज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, इफ दिस सोइल इज इन कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट, वॉल्यूम रिडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंसोलिडेशन और ये टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। तो कॉम्पेक्शन में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिड्यूस हो रहा है और डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, किसकी, अनसैचुरेटेड सॉइल की। और कंसोलिडेशन में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है जिसमें कि हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है सैचुरेटेड सॉइल की, वहां पे अनसैचुरेटेड की बाई ड्रेनिंग सम ऑफ वाटर फ्रॉम द स्पेस, यानी कि जो पानी बाहर एक्सपेल्ड आउट होता है उससे। टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। तीन टाइप के कंसोलिडेशन होते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या, इनिशियल कंसोलिडेशन क्या है, आपका इंस्टेंटेनियस फिनोमिना है, जिसमें क्या है, इमीडिएटली होता है आफ्टर लोडिंग। ठीक है, तो ये कब होता है, बेसिकली क्या है कि जैसे आपने इमीडिएटली लोड अप्लाई किया तो पोर एयर क्या है, बाहर निकलेगी, और पोर एयर बाहर निकलने की वजह से उसमें जो सेटलमेंट आएगा और उसी को बोलेंगे हम इनिशियल कंसोलिडेशन। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इमीडिएट प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर होने की वजह से होता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन इज इट बिगेन व्हेन द सोइल रिचेस फुल सैचुरेशन, यानी कि जब सॉइल हमारी फुल सैचुरेशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर हो गया और सोइल हमारी सैचुरेटेड है। एंटायर प्रोसेस इस केस में क्या है कि हमारा पोर वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, और ये कब कंप्लीट होता है, जब हमारा पोर वाटर का बाहर निकलना रुक जाता है। ये टाइम टेकिंग फिनोमिना है। अगर ड्रेनेज फैसिलिटी हमारी अच्छी प्रोवाइड की गई है तो हमारा पोर वाटर आराम से निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद दिस सोइल इज कंसीडर्ड इज सेमी इनफाइनाइट होती है इसमें। ठीक है, तो चेंजेस इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन डेप्थ, यानी कि जितना डेप्थ में चेंज आएगा हमारा सेटलमेंट होगा उतना ही वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो
टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, रेट ऑफ एप्लीकेशन, कितने रेट से आप लोड लगा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है, किस रेट से पानी बाहर निकल रहा है, ड्रेनेज फैसिलिटी कैसी है, वन वे है, टू वे है, ठीक है, और लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितने, यानी कि जिस पाथ से वो ड्रेनेज करेगा वो कितना है। इसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है? सेकेंडरी कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जब आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। जब अगर आपने फिर भी फर्दर आप लोड लगा रहे हैं आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, तभी भी क्या होगा कि उस पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है। ये यहाँ पे ये ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल का मतलब है कि सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, जिससे कुछ वॉल्यूम और डिक्रीज होता है, जिसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इसके बाद है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। These are the soil that are loaded for the first time to present applied effective state. It also means that the past applied effective state was lower than the present effective state. ये होता है अगर हमारे कंप्रेसिबल सॉइल में ज्यादा। ओवर कंसोलिडेटेड का मतलब है कि अगर पास्ट में हमारी इफेक्टिव स्टेसिस काफी ज्यादा रही है एज कम्पेयर टू प्रेजेंट, तो इसे बोलते हैं हम ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, जिसको हम प्री कंसोलिडेटेड या प्री कंप्रेस्ड सॉइल भी बोलते हैं, जो कि लेस कंप्रेसिबल सॉइल के लिए होता है। ओसीआर क्या है? ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो इज द रेशियो ऑफ pre-consolidated stress, that means is that stress which experienced is passed to present effective overburden pressure. इसके बाद कुछ पैरामीटर्स है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जैसे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में क्या है हमारा कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम वॉइड रेशियो टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। दैट मीन्स आप यहाँ से देख सकते हैं इस फिगर से, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉइड रेशियो टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इस तरीके से हमारा एक कर्व बनता है जो कि हमें दिखाता है कि जैसे जैसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, उसी तरीके से हमारा जो वॉइड रेशियो है वो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे वॉइड रेशियो का चेंज इतना था, इस तरीके पहले यहाँ पे वॉइड रेशियो ये था, फिर E1 और कम हो गया, फिर E2 और कम हो गया। तो यही कहना चाह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स, ये भी एक स्लोप है ऑफ लीनियर प्रोपोर्शन ऑफ प्रेशर वॉइड कर्व ऑन ए सेमी लॉग प्लॉट विद प्रेशर ऑन लॉग स्केल। तो ये होता है हमारा डेल्टा ई अपॉन डेल्टा लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस फाइनल। तो इसमें वो ये कि यहाँ पे सर्कुलर बिल्कुल लीनियर लाइन आती है। तो सेमी लॉग पे हमारा इफेक्ट स्ट्रेस 1 2, और इस तरीके से हमारा ये बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे ये डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसके बाद हमारा थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे।